हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। अभी हमारी चल रही है एनसीईआरटी की क्लास और नंबर ये होगा तीसरा, मतलब सेट कौन सा होगा, थर्ड नंबर का ये सेट होगा। तो कह सकते हैं इससे पहले 2 प्रैक्टिस हम एनसीईआरटी क्लास 12th के कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं, देख सकते हैं और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जो भी लोग नए बच्चे जुड़े, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम टारगेट के बिल्कुल करीब है, बस थोड़ा सा आपका प्यार हमें और मिल जाए तो हम भी कुछ ही दिनों में अपनी मतलब एक समझ सकते हो यूट्यूब पर जिसके लिए व्यक्ति आता है कहीं ना कहीं उसके करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप ऐसा ही करोगे और बहुत प्यार सपोर्ट आपने दिया हमें, उसके लिए धन्यवाद। जो अब हम लोग बिल्कुल ही करीब हैं बिल्कुल। ठीक है, और आप लोग देख ही रहे होगे चैनल पर क्या सिचुएशन है, अभी सब कुछ दिखता है, ऊपर थोड़ा बहुत तो दिखता ही है, नहीं ज़्यादा। तो इससे पहले हमने जो प्रश्न किए थे वो किसके थे, श्रम दक्षता शास्त्र के थे, एर्गोनॉमिक्स के थे। ठीक है, और वो भी सारे प्रश्न कल की जो क्लास में हुए, परसों की जो क्लास में हुए, वो दोनों ही क्लासेस जो आपको मिली वो कैसी थी, फर्स्ट लेसन एनसीईआरटी क्लास 12 के क्वेश्चन थे। आज हम दूसरा लेसन, ये नया लेसन स्टार्ट हो रहा है आज, जिसका नाम है नैदानिक पोषण और आहार के, आप वॉलपेपर पे देख चुके होंगे। ठीक है, तो वर्तमान समय में पोषण से संबंधित नैदानिक पोषण को यह भी कहा जाता है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं, आप जानते हो कि इसको क्या कहा जाता है। पिछली बार आया था एक हेल्थ को लेकर शायद, कि हेल्थ को क्या कहा जाता है कुछ इस तरीके से आज के समय में, या फिर पर्यावरण को क्या कहा जाता है। तो इसको भी पूछा जा सकता है कि भाई इसको क्या कहा जाता है ना। तो वर्तमान समय में पोषण से संबंधित नैदानिक पोषण को यह भी कहा जाता है चिकित्सा अनुसंधान, चिकित्सकीय पोषण, चिकित्सकीय पोषण उपचार, या डी है उपर्युक्त सभी। तो इस समय जो कहा जाता है वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, हम इसको कहते हैं सी ऑप्शन, चिकित्सकीय पोषण उपचार। अच्छा, चिकित्सकीय पोषण से आप इतना तो समझ ही गए होंगे, जो चिकित्सकीय पोषण होता है ये नॉर्मल पोषण की बात नहीं हो रही जो हम लोग खाते हैं नॉर्मल कंडीशन में। ये एक ऐसा पोषण होता है जो हम कह सकते हैं अगर किसी को कोई पाचन संबंधी प्रॉब्लम है, अवशोषण संबंधित कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई कह सकते हैं गैर संक्रामक रोग है जैसे कि, या फिर संक्रामक रोग भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम है, तब हम उसके लिए जो डाइट प्लान करते हैं उसको हम चिकित्सकीय पोषण उपचार, उसका पूरा प्रोफाइल देखकर हम आहार प्लान करते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है, परिस्थितियाँ क्या हैं, उसकी खाने को लेकर मतलब उसकी चॉइस क्या है, ये सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दीजिएगा और नए आए तो सब्सक्राइब। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, पोषण देखभाल प्रक्रिया का प्राथमिक केंद्र बिंदु होता है उपचार, पोषण, मरीज, या फिर उपर्युक्त सभी। जो हम पोषण देखभाल का कार्य करते हैं तो उसमें केंद्र बिंदु में कौन होता है, इसमें से ये आपको बताना होगा। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमारे केंद्र में जो हमारा मेन कौन होता है, हमारे सामने जो होता है मरीज होता है। मरीज की कंडीशन को देखते हैं। ठीक है, मरीज की कंडीशन, उसकी चॉइस, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम डाइट प्लान करते हैं उसका। तो यहाँ पर केंद्र बिंदु, जब भी हम पोषण की बात करेंगे तो वहाँ पर मरीज होता है, मरीज का हम उपचार करते हैं और उपचार में हम क्या करते हैं, पोषण को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है ना, तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। निम्नलिखित में से किस शताब्दी में चिकित्सा और औषधि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति देखी गई। जैसे कि आप जानते हो, हमने आपको एक बार बताया था 16वीं शताब्दी से कह सकते हैं विदेशों में 16वीं या 15वीं शताब्दी से यहाँ पर काम स्टार्ट हो गया था, लेकिन स्टेबल नहीं हो पाया था बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर वही प्रश्न है कि वहाँ पर मतलब 15वीं या 16वीं शताब्दी से विदेशों में स्टार्ट तो हो गया, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है जो चिकित्सा और औषधि विज्ञान का क्षेत्र है, प्रगति इसमें कब हुई, क्या 20वीं और 21वीं सदी का ये समय होगा। ठीक है, या फिर 18वीं या फिर 19वीं सदी का समय रहा होगा, या 19वीं या 20वीं सदी का समय था, या 18वीं या 21वीं सदी का ये समय था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन 20वीं और 21वीं सदी में बहुत ज़्यादा प्रगति इसमें देखी गई। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि खाली किसी एक रोग को लेकर बात हुई हो, सारे रोगों, जैसे संचारी रोग, जो संचारी रोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना, संक्रामक रोगों की तरह होते हैं, एक से दूसरे में पहुँचते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं जो भी तनाव वाले रोग हो गए, मधुमेह रोग हो गया, हृदय रोग हो गया, मोटापा हो गया, इन सारे रोगों के प्रति लोगों की क्या हो गए, मतलब जागरूकता फैली कि कुछ मतलब बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम पोषण से भी सुधार सकते हैं, जैसे मधुमेह
मधुमेह में आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण करके, कुछ व्यायाम करके, ठीक है, थोड़ा बहुत टहल वहल करके हम क्या कर सकते हैं, शुगर पर कंट्रोल करके हम उससे मतलब डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शुगर कम कर रहे हो आप, खान पान का ध्यान रख रहे हो, कार्बोहाइड्रेट का कम कर रहे हो अपने डाइट में, तो ये सब क्या है, आप कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हो। जैसे रक्तचाप है, रक्तचाप में हम क्या कहते हैं, नमक बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या हम कहीं ना कहीं खाने में ही ये चीज़ें यूज़ होती हैं, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये 20वीं और 21वीं शताब्दी से लोगों ने इस पर फोकस करना स्टार्ट किया। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से गैर संक्रामक बीमारियों का उदाहरण है। ए है मोटापा व हृदय रोग, बी है तनाव व मधुमेह, सी है उच्च रक्तचाप, डी है निम्न में से सभी। अब प्रश्न क्या पूछा है यहाँ पर, गैर संक्रामक बीमारियाँ। अच्छा, ये प्रश्न भी बने हुए हैं, ऐसा तो है नहीं गैर संक्रामक बीमारी प्रश्न पूछा नहीं गया, लेकिन मैं यहाँ एनसीईआरटी से लेके आई हूँ। तो यहाँ पर जो भी आपको ये दिख रहा है ये सभी गैर संक्रामक है। ना तो मोटापा संक्रामक रोग है कि आपको हुआ, आपसे मुझे हो गया, ठीक है, ऐसा तो है नहीं है ना। हृदय रोग भी संक्रामक नहीं है, तनाव और मधुमेह भी संक्रामक रोग नहीं है, और ना ही उच्च रक्तचाप संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग जैसे होते हैजा हो गया, चेचक हो गया, टाइफाइड हो गया, ये कहीं ना कहीं संक्रामक रोग होते हैं, ठीक है। एड्स हो गया, ये भी संक्रामक रोग होते हैं। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नलिखित में से एक खाद्य पदार्थों से प्राप्त ऑक्सीकरण एजेंट नहीं है। मतलब इनमें ऐसा कौन सा एजेंट है जो क्या है, मतलब ऑक्सीकरण एजेंट नहीं है, कह सकते हैं। जो ऑक्सीकरण एजेंट जो आपके ACE होते हैं ना, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट उनकी बात कर रही है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट आप जानते हो जो हमारे शरीर में मुक्त मूलक होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, तो उनको किल करने का या उनको मारने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो रक्त होते हैं, रक्त में जो मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो घूमते रहते हैं, वो फैट के बने हुए होते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा डायबिटीज़ में हमने बताया था, डायबिटिक कोमा हो जाता है तो उसमें क्या होता है, कीटोन्स होते हैं जो घूमते रहते हैं रक्त में और वो ब्लॉकेज कर देते हैं ब्लड आर्टरीज को। तो सेम वैसी कंडीशन होती है। तो ये जो एजेंट्स होते हैं, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, बीटा कैरोटीन है, विटामिन A, C है या सेलेनियम है, ये क्या करते हैं, हमारे जो रक्त में ये नेगेटिव जो चीज़ें पाई जाती हैं, जो मुक्त मूलक वगैरह, उन्हें क्या करते हैं, उन्हें मेल्ट फॉर्म में कर देते हैं, मतलब पिघला देते हैं तो वो क्या ऑक्सीकृत हो जाते हैं शरीर से हमारे, ठीक है। तो वो चीज़ पूछी जा रही है यहाँ पर। तो आपसे बीटा कैरोटीन है, आयोडीन है, विटामिन A बा विटामिन C है या सेलेनियम है। तो आपसे क्या पूछा है, नहीं है। तो आपको पता है आयोडीन नहीं है, बकाया आपको पता है ये सभी हैं। कौन सा, बीटा कैरोटीन भी है, विटामिन A, C और E भी है, यहाँ पर E मिल जाए वो भी होगा, सेलेनियम भी हो गया, ठीक है। और भी विटामिन B के भी कुछ इसमें आते हैं। तो यहाँ पर खाली आयोडीन जो है सही नहीं होगा, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये पूछा है कि ऑक्सीकरण एजेंट नहीं है, ठीक है, ऑक्सीकारक एजेंट नहीं है, तो वो पूछा गया है। तो नहीं कौन है, आयोडीन। क्वेश्चन है यहाँ पर 6, फसाई द्वारा तैयार न्यूट्रास्यूटिकल या स्वास्थ्य की खुराक के लिए सामान्य खाद्य पदार्थ में मौजूद हो सकते हैं पौधे या वनस्पति या उनके हिस्से पाउडर के रूप में। इसको अभी मैं समझाऊंगी, आप पढ़ लीजिए एक बार। खनिज, विटामिन, प्रोटीन या उनके यौगिक एमिनो एसिड के रूप में। सी है पशुओं की उत्पत्ति के पदार्थ के रूप में। डी है निम्न में से सभी। देखो प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगी, ओके, समझना मेरी बात को। जैसे मैं आपको एनसीईआरटी के ये प्रश्न करा रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप आराम में मत आइएगा, मैं आपके फ़ायदे की बात कर रही हूँ, ठीक है। आप आराम में नहीं आइएगा कि मोहिनी मैम क्वेश्चन करा रही हूँ, मैं उसको मतलब वहीं से करके कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि आप जानते हो एनसीईआरटी हो या कोई भी बुक है, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम क्वेश्चन फॉर्म में नहीं इंक्लूड कर सकते, कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि अगर हमने अपनी भाषा में किया कन्वर्ट तो आप ही लोगों के प्रश्न आएंगे, मैम ऐसे तो प्रश्न नहीं आते हैं। लेकिन आयोग अपने हिसाब से पूछेगा तो कम से कम इतना होगा कि आपने वो चीज़ पढ़ रखी होगी, तो आपको बेशक समझ में नहीं आएगा तो भी आपको ये लगेगा कि ऐसी ही कोई चीज़ हमने वहाँ पर पढ़ी थी, तो आप ऑप्शन देख के आंसर कर सकते हो। क्योंकि बहुत चीज़ें इसमें कुछ ऐसी भी हैं जिसको क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही है। अब ये आपको क्या लग रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा था? नहीं हो रहा था, ये प्रश्न बहुत बड़ा बन रहा था, लेकिन इसको हमने अपनी तरीके से इसको कन्वर्ट किया है। लेकिन आपको बस यहाँ पर कई प्रश्न ऐसे हैं जो हम कल की और परसों की क्लास में भी आपको करा चुके हैं मेरे कहने। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न आएंगे जिसमें डी ऑप्शन, थोड़ी मेरी बात सुन लेना, क्लास को छोड़ना मत, समझने वाली बात है, जिसमें बहुत समय डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा? अब आपके मन में ये सवाल तो आएगा, हर ऑप्शन डी सही है मैम, ऐसे प्रश्न तो नहीं आते हैं, ठीक
ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने जो फसाई है आपका FSSAI, इसने जो भी चीज़ें ये बताई हैं उसके मैं आपको लगभग सब ऑप्शन बता देती हूँ। अब आपको ये ऑप्शन याद कर लेने हैं कि अगर आयोग आपसे प्रश्न पूछे तो वो ऐसे भी पूछ सकता है इसमें कौन सा नहीं है, या 3 ऑप्शन अलग दे दिया, पूछे कि फसाई वाला कौन सा है इसमें, तो आपको मैं शॉर्टकट में चीज़ें बता रही हूँ, आप समझ जाओ। तो आपको कम से कम याद होगा, तब आप आंसर कर पाओगे कि हाँ ये भी था, ये भी था, या ये नहीं था, तभी तो कर पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डी ऑप्शन कई प्रश्नों में आपको मिलेंगे, वो इसलिए मिलेंगे कि मैंने सारे ऑप्शन इंक्लूड किए, क्योंकि मैंने NCERT आपको पढ़ाई नहीं, सिर्फ प्रश्न करा रही हूँ, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि हाँ ये, क्योंकि यहाँ पर आपका काम पढ़ना है, समझना है, पेपर में आपको वो चीज़ अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा ये पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, बेशक ये क्वेश्चन फॉर्म में, क्योंकि थ्योरी आप देखते नहीं, ये मेरी मजबूरी है, इस वजह से मैं आपको क्वेश्चन में हर चीज़ कराने की कोशिश कर रही हूँ, और उसमें भी चीज़ें छूट जा रही है। मान लो किसी के 5 पॉइंट है, किसी के 6 पॉइंट है, तो क्वेश्चन तो 4 ही पॉइंट में सेट होता है, A B C और D, तो हम 5 ऑप्शन तो नहीं बना सकते ना 6, क्योंकि इतने ऑप्शन आते ही नहीं है पेपर में, तो वो पॉइंट छूट भी रहे। तो मैं कोशिश करूँगी मुंह से बता दूँगी, और इसीलिए कि बाई चांस मैं भूल जाऊँ इतनी चीज़ों में, क्योंकि हर जगह मैं बुक लेकर नहीं बैठ सकती हूँ कि एक एक पेज में बार बार पलट पलट के आपको पढ़ाऊँ। अगर कोई चीज़ पॉइंट, भाई मैं भी इंसान हूँ, मैं भी पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो कोई चीज़ अगर मैं बाई चांस मिस कर जाती हूँ तो आप खुद भी पढ़ो, ठीक है। कितना भी बड़ा टीचर हो, चाहे पाथ एजुकेशन आप जानते हो होम साइंस के मामले में पुराना चैनल है, ठीक है, चंद्रा भी शायद पुराना है, ठीक है। तो ये टीचर्स के हर चीज़ आपको एक बार में कोई भी क्लास लेते हैं, मान लो आपका कोई पेड बैच आपने ले रखा है, तो जिसने आज से 5 साल पहले लिया हो उसका कंटेंट देखना, और जिसने अभी इस समय में लिया है उसका कंटेंट देखना, दोनों में अंतर होगा, क्योंकि वो भी टीचर समय के साथ धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हैं। कुछ चीज़ें पहले उन्हें नहीं याद हुई होंगी, वो चीज़ें अब याद हो गई होंगी, कुछ चीज़ें पहले पेपर में नहीं आई होंगी, नहीं फेस की, अब आई होंगी, अब उन्होंने फेस की तो उन्हें भी सीख ली। तो बहुत सी चीज़ें बेटा ऐसी होती है, तो खुद भी पढ़ने की आदत होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगी कि डिपेंड, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, बहुत सारी भर्तियाँ आपका वेलकम करने वाली हैं, अब परेशान नहीं होना है। हमारे हिसाब से बहुत से पेपर आपको एक साल में देखने को 25 के एंड तक, मुझे उम्मीद तो यही है, बकाया गवर्नमेंट जाने, ठीक है। तो आप ऐसी तैयारी करो कि डिपेंड मत रहो किसी पे, ठीक है, कि मैम ने करा, इन मैम ने सारा करा दिया, उन मैम ने, देखो हम लोग क्या पूरी किताब आपको नहीं पढ़ा सकते। इस बात को जो समझदार होगे तो आप समझ गए होगे, नहीं तो फिर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। कोई भी किताब आपको छाप के नहीं दे सकता, और किताब ही छापनी हो तो फिर किताब फिर मतलब आप लोग लाते क्यों? अगर हम किताब छपवा देंगे फिर किताब की वैल्यू ही क्या रहेगी, है ना। नहीं, कोई भी व्यक्ति पूरी किताब ना पढ़ सकता है, ना पूरी किताब आपको लिखा सकता है, बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं कितने भी प्रयास कर लो। तो आज मैंने कुछ बेसिक बातें बीच में समझाई, वो इसलिए क्योंकि आपका फ़ायदा है, पेपर सिर पे है, किसी के चक्कर में आपका भविष्य खराब ना हो। हालांकि मैं सच कह रही हूँ, जितना इम्पोर्टेंट बन सकता है बिल्कुल आई श्योर, मैं अपनी मतलब खुद की वो करती हूँ कि मतलब एक एक क्वेश्चन मैं कोशिश करती हूँ बनाने की, लेकिन फ़ोन की स्क्रीन पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं छूट ही जा रही हैं, ठीक है, नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि काम नहीं हो पाता इससे। अब वो मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आपको परेशान करना चाह रही हूँ, वैसे मैं अपने हिसाब से ये पूरा ही दे रही हूँ, जब मुझे भी वो पोर्शन लगता है कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिसको मैं कह रही हूँ आप पढ़ लेना, लेकिन बाई चांस वहाँ से आ गया तो आप पढ़ तो लोगे, है ना। तो ऐसे, इसलिए ऐसे समझो बात को। तो FSSAI वाला ये प्रश्न तो मैंने पढ़ दिया था ना, तो अब मैं इसको समझा देती हूँ। देखो फसाई आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस चीज़ में, ये क्या करता है, कुछ खाद्य पदार्थ तैयार करता है। कैसे खाद्य पदार्थ, जिसमें क्या मतलब गरीब तबके के जो लोग होते हैं, आप जानते हो, जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो खाना मिलता है, ठीक है, गरीब के तबके के लोगों को जो न्यूट्रिशन दिया जाता है ना, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिला के दी जाती हैं, जैसे प्रोटीन की पूर्ति की जाती है, विटामिन की पूर्ति की जाती है, तो ऐसे आहार को ये तैयार करवाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या क्या चीज़ें मिलाता है, यही पूछा जा रहा है कि जब ये कोई खाद्य पदार्थ तैयार करता है तो उसमें वो क्या क्या चीज़ मिलाता है। भाई अगर कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना है किसी भी न्यूट्रिशन में तो क्या मिलाएगा, तो पौधों में आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, ठीक है। तो पौधे या वनस्पति या उनके हिस्से पाउडर बना के मान लो आटे में मिला दिए गए, समझने के लिए, कोई भी न्यूट्रिशन तैयार करते तो मिला के ही बनाते होंगे। तो खनिज, विटामिन, प्रोटीन या उनके यौगिक को, एमिनो एसिड को मिला दिया गया, इसमें भी बहुत सारे हैं, कुछ एंजाइम्स भी मिलाए जाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी, कुछ धातुएं मिलाई जाती है, धातु का मतलब हो जाता है खनिज लवण कुछ, ठीक है। पशुओं की उत्पत्ति के पदार्थ भी मिलाए जाते हैं, जैसे आप जानते हैं दूध के बने हुए पदार्थ बहुत सारे होते हैं, पाउडर के रूप में बना के मिलाए जाते हैं, ठीक है, जिससे सही प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह मिल जाए। इसके अलावा मानव द्वारा जो
उपयोग की जाती हैं चीज़ें, उनका भी मतलब जो भी चीज़ें और एक्स्ट्रा भी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि उसमें एक में समेट दिया गया है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मानव द्वारा उपयोग की जाती हैं आहार में, तो उनको भी मतलब बढ़ाने का प्रयास इसमें किया जाता है। चौथा पॉइंट ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इनका ये काम होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा कि ये मतलब जब भी कोई न्यूट्रिशन को इनरिच करना चाहते हैं या उसमें वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, मान लो किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन कम है तो उसको बढ़ाना है, तो ये क्या करते हैं, उसको मतलब पशुओं की पदार्थ, भाई पशुओं के जो दूध वगैरह होते हैं उसमें प्रोटीन वगैरह अच्छा होता है, उसको मिलाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। कहीं पर कार्बोहाइड्रेट मिलाना है तो ये इसका प्रयोग करेंगे, कहीं खनिज विटामिन मिलाना है तो इसका प्रयोग करेंगे। तो ये चीज़ों को मिलाकर ये एक भोज्य पदार्थ तैयार करते हैं, ठीक है। तो समझ गए होगे आप कि फसाई क्या क्या काम करता है, ठीक है। ठीक है, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका यही काम होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आ गए हैं। चिकित्सकीय खाद्य पदार्थ उत्पादन का प्रयोग निम्न में से किसकी सलाह पर प्रयोग किए जाते हैं? क्या गृहिणी की सलाह पर, या FSSAI की सलाह पर, डॉक्टरी नुस्खे की सलाह पर, या चिकित्सक की सलाह पर? तो अब ये प्रश्न है, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है, हमें ये लगता है ये ऑप्शन सही था, ठीक है, ये ऑप्शन सही था, या फिर मतलब ये ऑप्शन ज़्यादा सही है, जो क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा है, चिकित्सकीय खाद्य पदार्थ उत्पादन का प्रयोग निम्न में से किसकी सलाह पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो डाइटिशियन भी कहीं ना कहीं एक तरीके के क्या होते हैं, चिकित्सक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हालांकि गृहिणी से तो हम समझ जाएंगे क्योंकि बात हो रही है चिकित्सा की, तो हर गृहिणी चिकित्सा तो देगी ही नहीं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया उस हिसाब से हम इसको भी आंसर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नुस्खे से समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बात है। लेकिन NCERT में क्या आंसर दिया है? सी ऑप्शन, डॉक्टरी नुस्खे की सलाह पर। अब ऐसे प्रश्न बहुत से आते हैं कि हमें ये लगता है कि नहीं 100% यही आंसर सही है, ठीक है, लेकिन आंसर कुछ और निकलता है। तो अब आपने पढ़ा होगा तभी तो पता होगा कि ये प्रश्न NCERT में दिया है, ठीक है। तो इसलिए पढ़ते रहो। डॉक्टरी नुस्खे की सलाह पर, इसका आंसर ये होगा कि कोई भी चिकित्सीय खाद्य पदार्थ अगर उत्पादित किया जाता है तो उसमें सलाह ली जाती है किसकी? डॉक्टरी नुस्खे की सलाह पर। मतलब डॉक्टर कोई ना कोई उससे संबंधित होता है जो अपना नुस्खा बताता है कि इसमें इसको ऐसे प्रयोग करो। ये नहीं जो फसाई अपने हिसाब से चीज़ें बना के देता भाई, वहाँ पर भी कुछ लोग हैं काम कर रहे हैं जो इनसे जो इनके विषय में कुछ विशेष कह सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं, ठीक है। तो वो बताते हैं कि इसमें कैसे क्या मिलाना है, क्या बनाना है, तब बनता है, ठीक है। आहार चिकित्सा के उद्देश्य है, ए है मरीज की भोजन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आहार की सूची तैयार करना, बी है बीमारी के हालात को सुधारने और नियंत्रण में रखने के लिए वर्तमान आहार में परिवर्तन करना, सी है पोषणहीनता की स्थिति में आहार उपचारहीनता को दूर करना, डी है उपर्युक्त सभी। तो अब ये ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हो रहे थे, इन्हें हमने अपने हिसाब से कट करके सॉर्ट किया। हालांकि हमने अपने शब्दों में वही चीज़ समेटी है जो बिल्कुल इस बुक में लिखी हुई है। ऐसा कतई मत समझना है कि मैं आपको गलत पढ़ा रही हूँ, और आप थोड़ा भी पढ़े लिखे होगे तो समझ जाओगे कि मैंने वही चीज़ पढ़ाई है, ठीक है। तो आहार चिकित्सा के क्या क्या उद्देश्य हो गए? मरीज के भोजन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आहार की सूची तैयार करना, सबसे पहले ये काम सूची तैयार की जाती है। उसके बाद बीमारी की जो हालत होती है उसे सुधारने के लिए नियंत्रण में रखा जाता है, ठीक है। नियंत्रण में उसका वर्तमान जो आहार है वो नियंत्रित किया जाता है, जो वो अभी ले रहा है, क्योंकि अब उसको प्रॉब्लम हो रही है तो नियंत्रण करना पड़ेगा ना, अपने हिसाब से थोड़ी ना वो खाएगा, डॉक्टरी सलाह दी जाएगी यहाँ पर, और उसमें क्या है परिवर्तन भी किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पोषणहीनता की अगर स्थिति है तो उस मतलब पोषणहीनता को भी दूर करना है, तो उस हिसाब से उपचार देकर उसकी जो हीनता है मतलब कोई विशेष डेफिशिएंसी है उसको भी दूर करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। और एक पॉइंट था, क्या था? निर्धारित आहार का अनुसरण करने की आवश्यकता संबंधी कुछ सलाह वगैरह देना, शिक्षा या सलाह देना मरीज को, क्योंकि एक समय बाद वो हॉस्पिटल से भी चला जाएगा तो उसको पता होना चाहिए कि अभी उसको जो ट्रीटमेंट वो ले रहा है उसके अंतर्गत अभी उसे घर पर जाकर भी परहेज करना है। तो ये सारी चीज़ें मतलब मरीज को भी शिक्षा और सलाह देना, ऐसे आप समझ सकते हो शॉर्ट शब्दों में, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट्स एक क्वेश्चन में नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमने लेकिन कोशिश आपकी पूरी की है। अच्छा, ये सेम ही पेज है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक आहार विशेषज्ञ के लिए यह आवश्यक है कि कोई भी भोजन स्वीकार या उपयोग करते समय किन अस्वस्थ कारकों के प्रभाव पर वह गौर करे। ए है पोषण तनाव व मानसिक तनाव को, बी है भोजन के स्वीकरण पर अस्वस्थता का प्रभाव,
सी है परिष्कृत चिकित्सकीय आहारों की स्वीकार्यता, डी है निम्न में से सभी। तो बिल्कुल ये काम भी करना होता है। एक आहार विशेषज्ञ है तो उसके लिए ये सबसे पहले आवश्यक होता है कि कोई भी भोजन स्वीकार या उपयोग करते समय, मतलब कोई भी वो अपने मरीज को भोजन स्वीकार कर रहा है कि इसको ये देना चाहिए, इसके उपयोग में ये आहार लाना चाहिए, तो उस पर कौन से अस्वस्थ कारकों के प्रभाव पर वह गौर करेगा। ठीक है, सबसे पहले पोषण का तनाव, ये भी देखना है कि ये नहीं है कि अगर आपका मरीज है, बीमार है, तो उसको कुछ भी आप ज़बरदस्ती उसे नहीं खाना है तो आप ज़बरदस्ती उसको वो खिलाओगे, नहीं, उसका तनाव भी देखना है कि भाई उसको फूड से कोई तनाव तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जब तनाव फेस करेगा तो वो उस चीज़ का सही से उसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खा ही नहीं पाएगा सही से उसको, फिर उसको उससे मानसिक तनाव भी होगा। तो इस चीज़ पर भी गौर करना पड़ेगा। भोजन के स्वीकरण और अस्वस्थता का प्रभाव, मतलब भोजन जो दिया जा रहा है वो स्वीकार पा रहा है नहीं पा रहा है, या उसकी मतलब इससे कोई स्वास्थ्य पर और इफेक्ट तो नहीं निगेटिव पड़ जाएगा, क्योंकि उसे वो चीज़ पसंद नहीं है, तो हो सकता है उसको कोई एलर्जी हो उससे। ठीक है, और परिष्कृत चिकित्सकीय आहारों की स्वीकार्यता, परिष्कृत से मतलब ये होता है कुछ चीज़ें ऐसी हमने अभी बताई जो FSSAI बनाता है ना, फसाई बनाता है, कुछ चीज़ें ऐसी, तो परिष्कृत चीज़ों को भी उसमें क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, तो उनको भी देखा जाता है कि ये चीज़ इसके लिए सूट करेगी भी या नहीं करेगी। तो सब कुछ में ध्यान में रखकर ही ये चीज़ें की जाती हैं। तो डी ऑप्शन से होगा, क्योंकि कभी भी डाइटिशियन भी अपनी चीज़ को वो थोप नहीं सकता मरीज पर, जब तक, क्योंकि आपने तो बता दिया, आप तो निकल लिए, और हो सकता है उसको वो चीज़ नुकसान दे। तो पहले उसका प्रोफार्मा इसीलिए चेक किया जाता है कि उसे किसी चीज़ से एलर्जी, कोई समस्या तो नहीं है किसी आहार से। तो क्वेश्चन 10 है, बीमारी में पोषण देखभाल गतिविधियों का एक व्यवस्थित समूह है जिसमें शामिल है। देखो, एनसीईआरटी एक माध्यम है कि आपको कुछ बेसिक नॉलेज ये दे सकता है, लेकिन अगर मैं एक्स्ट्रा कुछ समझा रही हूँ तो वो मैंने अदर न्यूट्रिशन साइंस की बुक से पढ़ी है, वो आपको समझा रही हूँ। इसमें बस बेसिक चीज़ें दी हुई हैं जिसको आप पढ़कर समझ सकते हो, बस कि हाँ आपको एनसीईआरटी पता होनी चाहिए, क्योंकि हाँ ये चीज़ सच्चाई है, एनसीईआरटी से प्रश्न आते हैं और कई प्रश्न मुझे फंस रहे हैं इसमें से। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 है, बीमारी में पोषण देखभाल गतिविधियों का एक व्यवस्थित समूह है जिसमें शामिल है पोषण स्थिति का मूल्यांकन व समस्याओं का निदान करना, पोषण आवश्यकता पूरी करने के लिए पोषण हस्तक्षेपों की योजना बनाना, पोषण देखभाल के परिणामों का मूल्यांकन और जांच करना तथा आवश्यक हो तो परिवर्तन करना, और डी है उपयुक्त सभी। तो ये सारे काम किए जाते हैं जब भी कोई भी पोषण की देखभाल की मतलब पोषण से संबंधित आप देखभाल करते हो, तो उसकी गतिविधियाँ जो होती हैं तो उनमें आपको ये सारी चीज़ें एक समूह में बनाकर चलनी होती हैं। एक समूह में बनाने का मतलब है कि इन सब चीज़ों का अगर ध्यान नहीं रखोगे तो एक पर भी इफेक्ट पड़ा तो आपका पूरा प्लान गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ना ही मरीज सही हो पाएगा, ना ही मरीज को दिया हुआ आहार उसके शरीर को सही न्यूट्रिशन दे पाएगा। तो इसमें आपको पोषण स्थिति का मूल्यांकन भी करना है मरीज की। ठीक है, फिर उसकी जो समस्या है उसका निदान भी हो जाए, ओके, और उसकी आवश्यकता भी पूरी हो जाए, चाहे उसके शरीर से संबंधित हो, चाहे उसकी तृप्ति से संबंधित हो। ठीक है, तो मतलब भाई हस्तक्षेप की योजना, भाई जब न्यूट्रिशन किसी का चेंज करोगे तो हस्तक्षेप तो आपको करना ही पड़ेगा। पोषण देखभाल के परिणामों का मूल्यांकन और जांच भी समय समय पर करते रहना चाहिए कि उससे कोई निगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है आप तो उसकी डेफिशिएंसी को कम करना चाह रहे हो, पता चले उसके शरीर में और न्यूट्रिशन की कमी होती जा रही है, या फिर एक समस्या कम हो रही है दूसरी समस्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये भी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। आवश्यकता हो तो उन सब चीज़ों में परिवर्तन करना। डी यहाँ पर सभी सही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, लेकिन ये सारे इसमें से प्रश्न आते हैं, इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को जो लंबे लंबे प्रश्न आते हैं ना टीजीटी पीजीटी में, वो यही प्रश्न होते हैं। थोड़ा बहुत शब्दों का खेल होगा बस। क्वेश्चन 11 है, एक मानव का वह आहार जो सभी प्रकार के भोजन को सम्मिलित करता है और स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति करता है। रात का आहार, नियमित आहार, व्यक्तिगत आहार या उपर्युक्त सभी। तो इस आहार को कहा जाता है नियमित आहार, जो हम नियमित रूप में आहार लेते हैं। ठीक है, नियमित रूप में जो हम डे बाई डे जो पर डे जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो एक ऐसा आहार होता है जो सभी प्रकार के भोजन को सम्मिलित करता है और स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मतलब जो नियमित हम आहार ले रहे हैं तो हम लोग तो मतलब मेनली ओवरऑल बात कर रहे हैं तो हम स्वस्थ ही कहेंगे ना उसको। तो हम जो नॉर्मल सब लोग घर में खाते हैं तो वो स्वस्थ की श्रेणी में आएंगे। बकाया तो चिकित्सकीय आहार हो जाता है ना, किसी अस्वस्थ व्यक्तियों को दिया जाता है जब। तो हम यहाँ पर स्वस्थ व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, तो वो नियमित जो हम आहार लेते हैं वही आहार होता है। ठीक है ना, और जो हमारे सभी न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, पोषण देखरेख संबंधी योजना बनाते समय सही स्वास्थ्य के लिए किस स्थिति पर ध्यान देना आवश्यक है? आयु और जेंडर पर, शारीरिक अवस्था पर, रोजगार
और स्वास्थ्य पर, डी है निम्न में से सभी। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम क्या देखते हैं भाई, जो व्यक्ति है वो लड़की है या लड़का है। जैसे लड़कियों में क्या होता है, आप जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का चक्कर होता है, ठीक है, तो उस वजह से उन्हें आयरन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। बकाया हालांकि जो शरीर का कह सकते हैं, जो शरीर का क्षेत्रफल होता है लड़कों का ज़्यादा होता है, तो वैसे शरीर में आयरन जो होता है लड़कों के ज़्यादा होता है, ठीक है। शारीरिक अवस्था कि भाई किसी की शारीरिक अवस्था क्या है, वो वृद्धावस्था में है या वो गर्भावस्था में है तो ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होंगे, या फिर वो विकास की अवस्था जैसे हो जाती है आपकी नवजात अवस्था है, ठीक है। लेकिन नवजात अवस्था में आप जानते हो वो दूध पर ही रहता है। तो लेकिन नॉर्मल अगर हम बात करें किशोरावस्था है, ये सारी क्या अवस्थाएँ हैं, तो अवस्था के अनुसार ही डाइट प्लान किया जाएगा। और कोई रोजगार कैसा, कोई जैसे श्रमिक वर्ग एक ऐसा होता है, जैसे मजदूर वर्ग है, तो उन्हें ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए हो। गरीबी की वजह से वो भले ही नहीं खा पाते हों, लेकिन सच्चाई ये कि मजदूरों को ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए क्योंकि वो मेहनत का काम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और कुछ जो लोग बैठे रहते हैं उनके लिए कम न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो ये स्वास्थ्य है उसका कैसा है, इन सबको ध्यान में रख के ही हम डाइट प्लान करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13। वे आहार जो रोगी की चिकित्सकीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित किए जाते हैं कहलाते हैं नियमित आहार, अवशोषित आहार, संशोधित आहार, नरम आहार। तो अभी हमने यहाँ पर समायोजित मतलब संशोधित करना, तो वो आहार संशोधित आहार होते हैं। जो फसाई बनाता है वो कहीं ना कहीं संशोधित आहार है, ठीक है। वे आहार जो रोगी की चिकित्सकीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित किए जाते हैं उन्हें हम संशोधित आहार कहते हैं, ठीक है, संशोधित आहार। क्वेश्चन है 14। शल्य क्रिया की स्थिति में निम्नलिखित में से किस की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन की कंडीशन में क्या वसा की मात्रा बढ़ानी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, या उपर्युक्त सभी की। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मात्रा बढ़ती है वो सी ऑप्शन प्रोटीन की, क्योंकि ऑपरेशन में क्या होता है, शरीर की टूट फूट बहुत ज़्यादा होती है। भाई पूरा हो सकता कोई अंग कटा हो, पिटा हो, कुछ भी हुआ हो, तो उसकी जो वो घाव है वो जख्म कब होगा, जख्म कब भरेगा, जब उसमें क्या है सेल डिवीजन होगा, ठीक है। आपको हमने बताया है ना, दो तरीके का सेल डिवीजन होता है, एक कायिक कोशिकाओं में होता है, एक होता है किसमें, जनन में होता है। तो जो आपका समसूत्री विभाजन होता है वो किसमें होता है, कायिक मतलब काया से हो गया, आपकी काया स्किन। तो ऑपरेशन वगैरह ज़्यादातर हमारी त्वचा में होता है या हमारे किसी अंग में होता है। तो जो वो समसूत्री विभाजन वो तभी होगा जब आप प्रोटीन वगैरह अच्छे से खाओगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस समस्या में मुख्यतः प्रोटीन की मात्रा कम दी जाती है। ए है किडनी के रोग में, पीलिया के रोग में, मधुमेह में, उच्च रक्तचाप में। तो इन सब में अगर देखो प्रोटीन को बैन कब किया जाता है, जब पीलिया की भी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो तो भी बैन कर दिया जाता है। लेकिन नॉर्मल पूछा जाए तो ब्रक जो किडनी के रोग होते हैं उनमें क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा कम कर दी जाती है। क्वेश्चन है 16। आहार चिकित्सक पोषण निगरानी के दौरान परिवर्तन कर सकते हैं भोजन की संख्या में, भोजन की समय अंतराल में, भोजन देने के मार्ग में, डी है निम्न में से सभी। तो जो भी आहार चिकित्सक होते हैं वो जब परिवर्तन करते हैं भोजन की या पोषण के संबंध में, जब भी परिवर्तन करते हैं तो संख्या में भी परिवर्तन करते हैं। जैसे कि कहते हैं ना, जब डायबिटीज़ होती है तो कहते हैं थोड़ा खाओ लेकिन कई बार खाओ, लेकिन वैसे क्या होता है नॉर्मल कंडीशन हम कहते हैं बार बार खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि डायबिटीज़ में इसलिए कहते हैं कि एकदम से ग्लूकोज का लेवल ना बढ़े, इसलिए कम खाओ लेकिन थोड़ा थोड़ा कई बार खा लो, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो भोजन की संख्या में भी परिवर्तन करना पड़ता है, जैसी बीमारी होगी वैसे परिवर्तन किया जाएगा। भोजन के समय अंतराल में भी, है ना, जब संख्या में परिवर्तन होगा तो समय भी चेंज होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको, अब जैसे लिक्विड डाइट किसी को दी जा रही, कोई ऐसी कंडीशन में जिसका शरीर बिल्कुल ख़राब है या अल्सर वगैरह है, गले से निकल नहीं पा रहा है, तो उसको नली वली से क्या होता है, लिक्विड चीज़ें ही दी जाती हैं, बिल्कुल तरल चीज़ें दी जाती हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता है, तो उसको बहुत जल्दी दिया जाता है, आधे आधे घंटे पे, 15-15 मिनट पे दिया जाता है, 2-2 घंटे पर। तो ऐसा भी मतलब चक्कर होता है, तो अंतराल भी चेक किया जाता है। और भोजन देने का मार्ग भी डिपेंड करता है, अगर व्यक्ति नॉर्मल है, खा सकता है, चबा सकता है, तो हम मुंह द्वारा भोजन देंगे। अगर उसको कोई दिक्कत है तो हम उसकी नाक में नली डाल कर देंगे। और अगर उससे भी बड़ी दिक्कत है, कोई मतलब कंडीशन ही नहीं है, बेहोश है व्यक्ति, तो हम उसको क्या करते हैं, ग्लूकोज के माध्यम से ही, जो आप जानते हो ग्लूकोज चढ़ाते हो, उसी माध्यम से सीधे देते हैं। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 17। वह आहार जो कमरे के ताप पर सामान्यतः द्रव अवस्था में रहता है कहलाता है पूर्ण तरल आहार, ठोस आहार या निम्न में से कोई नहीं। तो ये वाला जो आहार होता है जो द्रव अवस्था में रहता है, नॉर्मल जो कमरे का टेम्परेचर होता है, तो वो तरल आहार तरल चीज़ कहलाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, हाँ यहाँ पर ये ऑप्शन गड़बड़ हो गया था, ये दोनों आ जाएंगे, पूर्ण तरल भी और तरल दोनों एक ही हैं, ठीक है। पूर्ण तरल तो यहाँ पर मैं डालने वाली थी ऑप्शन ए और बी, ठीक है,
ए और बी। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्ण तरल और तरल को ही कभी कभी पूर्ण तरल भी बोल दिया जाता है, ठीक है। ऐसा ही इसी बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो यहाँ पर फिर दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन है 18, पूर्ण तरल आहार उन मरीजों को निर्धारित किया जाता है जो पीड़ित होते हैं पोस्ट ऑपरेटिव रोग से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकार से, ए व बी दोनों, डी है केवल बी। तो बिल्कुल जो पूर्ण तरल आहार होता है, जो आप जानते हो बिल्कुल पूर्ण तरल आहार में आप सभी समझ सकते हो, जैसे कि दूध आ गया, आपके फलों के रस आ गए, ये सारी चीज़ें क्या होती है, पूर्ण तरल आहार में आते हैं। तो ये दोनों ही विकार, ठीक है। कोई ऐसी कंडीशन है जब व्यक्ति निगल नहीं सकता, खा नहीं सकता, चबा नहीं सकता, मतलब चबा नहीं सकता विशेष तौर पर ऐसी कंडीशन में, या कोई अल्सर वाली प्रॉब्लम है, घाव वगैरह गले में, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको ऐसी चीज़ें देते हैं, मतलब बिल्कुल तरल रूप में देते हैं, क्योंकि वो चबा नहीं सकता है, ठीक है। तो इसको हम पोस्ट ऑपरेटिव रोग भी कहते हैं। ओके, रोग हो चुका है, अब उसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। और जो इंटेस्टाइनल समस्याएं होती हैं, आपके पाचन विकास से संबंधित चीज़ें होती हैं, उनमें भी ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, निम्नलिखित में से एक पूर्ण तरल आहार का उदाहरण इनमें से नहीं है। क्या नारियल का पानी, फलों का रस, दलिया या दूध। तो यहाँ पर क्या है, दलिया जो है आपका पूर्ण तरल का आहार का उदाहरण नहीं होगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20, आहार का वह प्रकार जो हल्का पकाया जाए तथा जिन्हें चबाना और पचाना आसान हो। तरल आहार है, नरम आहार है, मृदु आहार है, या बी और सी दोनों सही होगा। तो यहाँ पर भी डी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। जो आहार का एक ऐसा प्रकार बताना है जो हल्का पकाया हुआ हो, जिन्हें चबाना और पचाना आसान हो, तो वो नरम आहार होता है या फिर मृदु आहार होता है। जो पकाया हल्का पका हुआ हो मतलब सुपाच्य होता है, जिसमें मिर्च मसाले लेकिन नहीं होते हैं, अर्ध ठोस होता है, ठीक है, अर्ध ठोस होता है। जैसे कि आप कह सकते हो उबली लौकी, उबली तुरई दे दी, या फिर मैश किया हुआ आलू दिया, या मैश किया हुआ आपने सेब दे दिया, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, भोजन देने के तरीकों में शामिल है मुंह द्वारा भोजन, अंतःशिरा द्वारा भोजन देना, नली द्वारा भोजन ग्रहण करना, डी है निम्न में से सभी। तो हमने अभी आपको बताया कि मुंह द्वारा हम नॉर्मल कंडीशन में देते हैं, नली द्वारा जब व्यक्ति क्या होता है, मतलब किसी ऐसी कंडीशन में हो जो मुंह से नहीं निकल सकता खाना, तो देते हैं, और अंतःशिरा द्वारा हम तब देते हैं जब कंडीशन बहुत ही विपरीत होती है, होश में ही नहीं होता व्यक्ति, तो हम इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। मेरी मदर इन लॉ जो थी, उनको नली द्वारा हम भोजन देते थे, नली से डालते थे, उनकी कोमा में थी वो भी बेहोश थी। क्वेश्चन है 22, अध्ययनों में पाया गया है कि सप्ताह में एक बार मछली खाने वालों में हृदय रोग से अचानक मरने की संभावना में कितने प्रतिशत की कमी हो सकती है। मतलब एक ऐसा अध्ययन जिसमें ये बताया कि अगर कोई व्यक्ति सप्ताह में भी एक बार मछली खाएगा तो वो जो हृदय रोग से अचानक मरने की जो संभावना होती है, उसमें यहाँ पे ये बताना है कि 40% की कमी आएगी, 45% या 52% या 50%। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 52%। ऐसा देखा गया अध्ययनों में कि हफ्ता में एक बार मछली खाते हो तो 52% जो है हार्ट अटैक से मरने की समस्या खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब मुझे तो कोई खिला नहीं सकता इस दुनिया में मछली, ठीक है, मरूंगी तो मर जाऊंगी। जिसको नहीं खानी वो नहीं खा पाएगा, लेकिन जो लोग खाते हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। क्वेश्चन है 23, असामान्य हृदय लय ताल जैसे रोगों को कहा जाता है थैलेसीमिया, एरिथीमियास, हाइपोपीनिया या उपरेक्ष भी। असामान्य हृदय लय ताल जैसे रोगों की बात हो रही है। असामान्य हृदय लयताल, जैसे हार्ट में नहीं आप जानते हो पल्स रेट गिरता है, हाई होता है, तो क्या है, एक लयताल उसकी गिर उठ रही है, मतलब चेंज हो रही है, ठीक है। तो असामान्य हृदय मतलब नॉर्मल हृदय नहीं है, ऐसे समझ सकते हो। तो उसको हम एक शब्द, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको याद रखिएगा, एरिथीमियास बोलते हैं, एरिथीमियास, ओके, एरिथीमियास। क्वेश्चन है 24, महामारी विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है। एपिडेमियोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है, न्यूट्रियोलॉजी कहलाता है, डाइटियोलॉजी कहलाता है। तो साइटोलॉजी तो आप जानते हो कोशिका का रासायनिक नाम साइटो है, तो इसके अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो एपिडेमियोलॉजी जो है महामारी विज्ञान का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। बकाया मैंने ऐसे ही बना दिए थे क्वेश्चन, पता नहीं उनका कुछ। क्वेश्चन है 25, ऑप्शन डाल दिए थे, मतलब अपनी मर्जी से ऐसे उल्टे सीधे सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। नैदानिक पोषण या आहारी पोषण में विशेषज्ञता हासिल करने के बाद बन सकते हैं फ्रीलांसर, आहार सलाहकार,
आहार विशेषज्ञ उपर्युक्त सभी। तो आप जब नैदानिक पोषण या डाइटिशियन का कोर्स कर लेते हो, मैंने भी किया है डाइटिशियन का कोर्स, लेकिन इग्नू से किया है, लेकिन अच्छा है। हर तो संडे को जाते थे हमने ये नहीं किया है कि हमने घर में बैठ के बिल्कुल किया है। संडे या सैटरडे को क्लास कभी कभी होती थी, संडे को कंटिन्यूसली होती थी, हम जाते थे। तो हमें काफ़ी कुछ वहाँ पर एक तो शॉर्ट नोट मिलता है इग्नू से, तो आराम से हमने डाइटिशियन के विषय में काफ़ी मतलब उसमें न्यूट्रिशन को वहाँ सीखा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इग्नू से हुआ तो कुछ हमने करा नहीं, हमने सीखा, हमने सारे प्रोजेक्ट बनाए, सारे हमने पूरा रिसर्च वगैरह किया, सब कुछ किया। नैदानिक पोषण या आहारी पोषण में विशेषज्ञता जो हासिल किए हुए लोग होते हैं उन्हें हम फ्रीलांसर भी कह सकते हैं, आहार सलाहकार भी वो बन सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि वो लोग क्या बन सकते हैं, तो फ्रीलांसर भी बन सकते हैं, वही लोगों को एडवाइस दे सकते हैं, आहार सलाहकार बन सकते हैं, वो भी बात एक ही है, आहार विशेषज्ञ भी बन सकते हैं। तो डी ऑप्शन सही है। ये सारे लोग जो हैं आपके न्यूट्रिशन साइंस से या डाइटिशियन से जुड़े हुए होते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी? 25 क्वेश्चन थे, बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल वीडियो में नई क्लास के साथ, और जो भी मैंने बीच में बोला उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये कोई चीज़ गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं टीचर अच्छी नहीं हूँ या मुझे आता नहीं है, या मैं ये नहीं कह रही हूँ कोई और जो चैनल पे पढ़ा रहे हैं वो आपसे बिल्कुल बेकार पैसे ले रहे हैं, आपको कंटेंट नहीं दे रहे हैं। बेटा सब कंटेंट दे रहे हैं, अपनी तरफ से सब मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई तरक्की चाहता है। तो हमें पता है हम आराम से बैठ गए, हम गलत पढ़ाएंगे, 2 दिन पढ़ा लेंगे, तीसरे दिन आप अगर बुक पढ़ के आओगे तो कहोगे मैम आपने ये गलत पढ़ाया, और आप लोग करते भी हो कमेंट कि मैम ये गलत है, अगर कोई धोखे से भी हो जाता है, मिस्टेकली भी। तो मतलब ये समझाना मैं आपको चाह रही हूँ। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल आज के कंपटीशन के दौर में एक अलग ही मुकाम हासिल करना है तो बेटा थोड़ा अपना भी दिमाग, जैसे कहते हैं ना, अपना भी दिमाग चलाना चाहिए। ये मैं आपके फ़ायदे के लिए कह रही हूँ, ठीक है। खुद भी पढ़ा, क्योंकि ये जो होती है विद्या दूसरे ने पढ़ी आपको समझा दी, उस समय वर्क दिमाग आपका ज़्यादा करेगा जब आप खुद पढ़ोगे। ये मेरा मानना है, क्योंकि मुझसे पता नहीं, क्योंकि मैं नहीं पढ़ पाती हूँ फ़ोन से। मैं इतनी वीडियोस मैंने खुद बनाई हूँ, मेरा खुद मन करता है जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है, लाओ एक बार मैं भी रिवाइज़ कर लूँ उन चीज़ों को, कि पेपर तो मुझे भी देना है। लेकिन मेरा खुद की वीडियो भी देखने का मन नहीं करता, दूसरे की तो छोड़ो। मैं पुरानी वीडियो कभी लगा भी लेती हूँ, फिर 2 मिनट देखती हूँ, हटा देती हूँ, अरे होगा कॉपी में लिखा है, बुक में लिखा है, वहाँ पढ़ लूँगी करके। मैं फ़ोन से नहीं पढ़ पाती हूँ। तो मुझे अब ऐसा लगने लगा कि हो सकता है आपको भी दिक्कत होती हो, तो इसलिए खुद पढ़ो तो ज़्यादा समझ में आता है। मुझे खुद पढ़ने से ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं देखती हूँ, तो मेरी वीडियो छोड़ के नहीं चले जाना। मैं ये कतई नहीं कह रही हूँ आप पढ़ो नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि बुक पढ़ोगे तो और आपको ज़्यादा समझ आएगा, बस इतना सा, ठीक है। मिलते हैं कल नई वीडियो में, धन्यवाद।